हेलो फ्रेंड्स, आरसीसी डिज़ाइन के लास्ट वीडियोस में हमने डिज़ाइन मेथड को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर में हमें 3 तरह के डिज़ाइन मेथड्स मिलते हैं और हमने उनको डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बताया था। लिमिट स्टेट मेथड के कंसेप्ट हमने समझे थे और उससे किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है उसको भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स मेंबर क्या होता है और किस तरह से डिज़ाइन होता है उसको डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपको डबली रेनफोर्स मेंबर किस तरह से डिज़ाइन होता है उसकी बात की थी। फ्लेंज बीम किस तरह से डिज़ाइन होते हैं यह भी डिज़ाइन करना बाकी है, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन पहले हम स्लैब किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है बाय लिमिट स्टेट मेथड उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब, कि किसी भी स्लैब को लिमिट स्टेट मेथड के बेसिस पे के थ्रू हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्लैब होती क्या चीज़। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विथ वन डायमेंशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर 2 डायमेंशन एंड प्राइमरली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। कि वो स्ट्रक्चरल मेंबर जिसके 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में जो 3rd डायमेंशन है वो बहुत कम हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो स्लैब है, छत है, इसके जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस बाकी 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये स्लैब है। ठीक है, और स्लैब में जो हम डिज़ाइन करते हैं, स्लैब को जो हम डिज़ाइन करते हैं वो बेंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक, मैंने आपसे कहा, यहाँ पे लिखा भी है कि एंड प्राइमरली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, कि स्लैब जो फेल होती है वो बेंडिंग में ही फेल होती है। ठीक, हालांकि इसको हम शियर के लिए भी चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन के लिए भी चेक करेंगे, लेकिन जो फेलियर मोड होता है स्लैब का वो बेंडिंग ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब की बात करते हैं कि हम स्लैब को कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने सबसे पहले बोला कि बेस्ड ऑन शेप ऑफ द स्लैब, कि जो स्लैब है वो कितने शेप की बनाई जा सकती है। तो हम रेक्टेंगुलर स्लैब बना सकते हैं, सर्कुलर स्लैब बना सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप की एक स्लैब बना सकते हैं, या कोई और शेप की भी हम स्लैब डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और भी कई सारे तरह के शेप हम कास्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आरसीसी में। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने बोला कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि सॉलिड स्लैब क्या होती है, फिर स्लैब विथ ओपनिंग, कि अगर स्लैब में कहीं पे ओपनिंग देना हो तो फिर उससे लोडिंग पे फ़र्क पड़ता है, लोडिंग क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये एक अलग तरह से मैंने बताया कि अगर कोई स्लैब है और उसमें आपको ओपन स्पेस छोड़ना है, जैसे मंदिर हम बनाते हैं तो उसकी स्लैब में बीच में एक सर्कुलर हम होल छोड़ देते हैं, या और कई सारी जगह हम स्लैब में होल छोड़ते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये सेकंड कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे, स्लैब विथ ओपनिंग। ठीक है, ये दूसरी तरह की कैटेगरी होती है इसमें। और तीसरे तरह की एक कैटेगरी की बात और करते हैं जिसे बोलते हैं फ्लैट स्लैब या फ्लैट प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई सारी जगह हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक 3rd क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और इसी के बेसिस पे हम स्लैब को डिज़ाइन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब में हम लोड को 2 तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 2 वे स्लैब में हम चारों जो सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक 4th क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसे मैंने बोला बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोडिंग, कि हम स्लैब के ऊपर पॉइंट लोड भी लगा सकते हैं और यूडीएल भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्लैब सब्जेक्टेड टू यूडीएल एंड स्लैब सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। ठीक, जनरली तो हम जो स्लैब डिज़ाइन करते हैं वो ये मान के करते हैं कि उसके ऊपर जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हो सकता है किसी
पॉइंट पे कोई ओवरहेड टैंक रखा हो, जैसे पॉइंट लोड की तरह हो, या कोई कॉलम आपने वहाँ पे स्लैब के ऊपर प्लेस कर दिया। नीचे स्लैब में कॉलम ना हो, सिर्फ आपने किसी पॉइंट पे कॉलम रख दिया हो स्लैब पे, तो वो भी एज ए पॉइंट लोड ही ट्रीट किया जाता है उसको। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ये फोर्थ में क्लासिफिकेशन में हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, यूडीएल की तरह और पॉइंट लोड की तरह। अब ये तो बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन हो गए और बहुत सारी तरह की स्लैब हो गई, तो इसको पढ़ने में तो बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाना पड़ेंगे, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा कि इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस सॉलिड स्लैब, कि हम ये वाली जो सॉलिड स्लैब है जिसे हम स्लैब बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर स्लैब डिस्कस करेंगे, सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब दोनों को डिस्कस करेंगे सब्जेक्टेड टू यूडीएल, कि अगर उस स्लैब के ऊपर यूडीएल लग रहा होगा तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्लैब, क्योंकि मैंने कहा कि स्लैब को हम बेंडिंग के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। बाकी क्राइटेरिया के लिए तो हम उसको चेक लगाते हैं कि शेयर के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, क्रैकिंग के लिए, वो सब चेक लगेंगे, लेकिन हम जो डिज़ाइन करेंगे वो बेंडिंग के लिए करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बेंडिंग बिहेवियर ऑफ स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे लिखा कि बेस्ड ऑन डोमिनेटिंग डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग स्लैब में बी क्लासिफाइड एज वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, कि बेंडिंग बिहेवियर के बेसिस पे हम स्लैब को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को मैंने बोला वन वे स्लैब और दूसरे को बोला टू वे स्लैब। ठीक है, अब कि अगर बेंडिंग बिहेवियर स्लैब का दोनों डायरेक्शन में कंपेरेबल है तो फिर उसे हम टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे, लेकिन अगर बेंडिंग बिहेवियर सिग्निफिकेंटली हायर है किसी भी एक डायरेक्शन में तो उसे हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने कहा कि वन वे स्लैब क्या होता है। तो वन वे स्लैब के लिए लिखा मैंने कि व्हेन बेंडिंग इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वन डायरेक्शन कंपेयर टू बेंडिंग इन अनदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन स्लैब में बी डिजाइंड एज वन वे स्लैब, कि अगर बेंडिंग बिहेवियर एक डायरेक्शन में सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो फिर उस स्लैब को हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कैसे करते हैं अभी इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम अब फिगर से वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि हम इस टॉपिक में यूडीएल के लिए स्लैब को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि स्लैब के ऊपर जनरली यूडीएल ही एक्ट करता है। ठीक है, मतलब स्लैब के ऊपर हम यूडीएल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं एरिया पे, और फिर वो जो एरिया पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बीम पे आता है एज ए यूडीएल लाइन पे एक्ट करता है वो। ठीक, मतलब जो बीम होता है उस पे लीनियर वे में यूडीएल एक्ट करता है, और फिर ये जो बीम पे जो लोड होता है वो कॉलम पे एज ए पॉइंट लोड एक्ट करता है, और फिर इन कॉलम के थ्रू वो लोड फुटिंग में जाता है और वापस से फुटिंग उसको यूडीएल में कन्वर्ट कर देता है, और उस फुटिंग के ऊपर उस यूडीएल की वैल्यू मतलब लोड की वैल्यू जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, उससे कम होना चाहिए। और अगर यूडीएल की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर जो फुटिंग का साइज़ होता है उसे हम फिर से चेंज करते हैं, और तब तक चेंज करते जाते हैं जब तक कि यूडीएल की वैल्यू सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से कम ना हो जाए। ठीक, तो समझ में आया कि लोड हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्लैब पे ही लोड आता है क्योंकि स्लैब के ऊपर ही हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वो यूडीएल की तरह, और फिर स्लैब से लोड बीम पे जाता है, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफ़र होता है, और फुटिंग के थ्रू सॉइल में हम वापस उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, अब इस में हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि डिज़ाइन करने के लिए स्लैब को हमें प्री रिक्विजिट क्या है। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो लिमिट स्टेट के कंसेप्ट हैं मुझे उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो लिमिट स्टेट के जो वीडियो डले हुए हैं लिमिट स्टेट मेथड के, उनको एक बार देख लीजिएगा डिज़ाइन करने के पहले। ठीक है, ये जब हम स्लैब को डिज़ाइन करेंगे उसके पहले वो लिमिट स्टेट वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा।
अभी मैंने आपसे कहा कि अगर स्लैब में बेंडिंग एक डायरेक्शन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है तो फिर उसे हम वन वे स्लैब बोल देते हैं। लेकिन एज कंडीशन पे, मतलब सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पे भी हम वन वे स्लैब को डिफाइन करते हैं, वन वे स्लैब डिसाइड करते हैं। तो वो क्या होता है उसकी बात और करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए पार्ट में कि रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट एजेस, कि अगर कोई रेक्टेंगुलर स्लैब दो साइड पे सपोर्टेड हो अपोजिट साइड में, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, मैंने कहा कि ये रेक्टेंगुलर स्लैब और ये अपोजिट एजेस पे सपोर्टेड है और इन दोनों पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो फिर उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा इस डायरेक्शन में वो कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको यहाँ से जो दिखेगा वो पैराबोलिक शेप दिखेगा, और इस साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब डिफ्लेक्शन जो होगा वो ये होगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने कहा कि फॉर दिस केस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायमेंशन इट इज़ वन वे स्लैब। देखिए जनरली बुक्स में जो हमें देखने को मिलता है उसमें लिखा होता है कि एक डायरेक्शन में डायमेंशन ज़्यादा हो दूसरे डायमेंशन के कंपैरिजन में, ठीक। मतलब जैसे एक डायरेक्शन में अगर डायमेंशन 10 मीटर है और दूसरी डायरेक्शन में 3 मीटर है तो इसे हम जनरली वन वे स्लैब बोल देते हैं। लेकिन डायरेक्टली मत बोलिएगा, ठीक। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर दो डायरेक्शन में सपोर्टेड हो, ठीक है, और दो डायरेक्शन सपोर्टेड नहीं है तो फिर मैंने आपसे कहा कि इसमें चाहे वो कोई भी डायमेंशन की स्लैब हो उसे हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आधी स्लैब का लोड इस बीम पे जाएगा, आधी स्लैब का लोड उस बीम पे जाएगा, मतलब इसे वन वे स्लैब की तरह ही डिज़ाइन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बी पार्ट में रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स, कि अगर एक रेक्टेंगुलर स्लैब चारों एजेस पे सपोर्टेड है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स देन इट इज क्लासिफाइड एज वन वे स्लैब बेस्ड ऑन एस्पेक्ट रेशियो। देखिए चारों साइड सपोर्टेड है तो ज़रूरी नहीं कि वो टू वे स्लैब हो, कि आपको टू वे स्लैब की तरह ही डिज़ाइन करना हो। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या चीज़ होती है पहले उसको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो लिखा कि एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू एल इफेक्टिव ऑफ लॉन्गर स्पैन अपॉन एल इफेक्टिव ऑफ शॉर्टर स्पैन, कि जो इफेक्टिव लेंथ है लॉन्गर स्पैन में और जो इफेक्टिव लेंथ है शॉर्टर स्पैन में उसका जो रेशो है उसे हम एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर से भी शो किया कि ये चारों साइड सपोर्टेड है। स्लैब अगर चारों एजेस पे सपोर्टेड हो तो हमें एकदम से स्ट्राइक करता है कि ये स्लैब को हम टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोड को जो है हम चारों बीम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर डायमेंशन कुछ इस तरह के हों, ठीक है, मतलब एस्पेक्ट रेशो जो है वो अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर उसे हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एस्पेक्ट रेशो इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब AR इज़ ग्रेटर देन 2, देन स्लैब विल बी डिज़ाइंड एज वन वे स्लैब, ठीक है, कि उस स्लैब को हम वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एस्पेक्ट रेशो वाला जो टर्म है वो कब वैलिड है। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एस्पेक्ट रेशो इज़ वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस, ऑल 4 साइड्स, कि अगर स्लैब चारों साइड सपोर्टेड हो तभी एस्पेक्ट रेशो देखा जाता है, ठीक है। तभी हम एस्पेक्ट रेशो के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि स्लैब वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करना चाहिए या टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करना चाहिए। अब टू वे स्लैब को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि टू वे स्लैब में अगर बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपेरेबल है तो उसे हम टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन बेंडिंग in the two perpendicular direction is comparable then such slabs are classified as two way slab, कि अगर दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंडिंग कंपेरेबल है तो फिर उसे हम टू वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस किस पे। मैंने यहाँ पे लिखा कि रेक्टेंगुलर स्लैब आर क्लासिफाइड एज टू वे स्लैब बेस्ड ऑन फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया। कौन कौन से? एक एस्पेक्ट रेशो और दूसरा सपोर्टिंग कंडीशन, कि टू वे स्लैब तभी डिज़ाइन होगी जब वो चारों एजेस पे सपोर्टेड होगा,
ठीक, जो स्लैब है वो चारों एजेस पे अगर सपोर्टेड है तो ही उसे हम 2 वे स्लैब की तरह डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि तभी हम उस लोड को 4 बीम पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट रेशो, कि अगर एस्पेक्ट रेशो इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो ही हम 2 वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे। ठीक, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर से उसको शो किया। मैंने यहाँ पे 6x4 की एक स्लैब बनाई और उसमें ये डिफ्लेक्टेड शेप है कि वहाँ से देखोगे तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से देखोगे तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बस इतना याद रखिए कि ये जो स्लैब है ये चारों जगह सपोर्टेड है और एस्पेक्ट रेशो भी इसका 2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 6/4 करिए तो वो 1.5 आएगा, विच इज़ लेस देन 2, मीन्स दिस स्लैब इज डिजाइंड एज 2 वे स्लैब। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स is classified as 2 way slab when aspect ratio is less than or equal to 2, कि AR is less than or equal to 2 होगा तो उसे हम 2 वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे। और मैंने अभी आपसे कहा था कि एस्पेक्ट रेशो तभी पिक्चर में आता है, मतलब हम उसको यूज़ तभी करते हैं जब स्लैब चारों साइड सपोर्टेड होती है। अगर 2 साइड सपोर्टेड है मतलब वो 1 वे स्लैब की तरह ही डिज़ाइन होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, अब एक तरह की स्लैब और हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं फ्लैट स्लैब या फ्लैट प्लेट्स। ठीक, अब ये फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब में क्या डिफरेंस है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं फ्लैट स्लैब क्या होती है उसको आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज़ ए स्लैब डेट डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम विदाउट बीम, कि वो स्लैब जो डायरेक्टली कास्ट की जाती है विदाउट बीम, कॉलम के ऊपर हम डायरेक्टली कास्ट कर देते हैं, उस स्लैब को हम बोलते हैं कि वो फ्लैट स्लैब की तरह है। कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वो अभी मैं आपको रीजंस बताता हूँ, कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि इट्स बिहेवियर इज एज 2 वे स्लैब एंड थिकनेस इनवेरिएबली हायर देन थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर बीम स्लैब सिस्टम, कि इसकी जो थिकनेस होती है वो जो 2 वे स्लैब में आप कैलकुलेट करके निकालते हैं उससे ज़्यादा आती है। ठीक, मैंने कहा कि बीम स्लैब सिस्टम जो होता है उसमें हम थिकनेस जो कैलकुलेट करते हैं स्लैब की उससे ज़्यादा होती है फ्लैट स्लैब के केस में। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा कि समटाइम्स ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल इज ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ पंचिंग फेलियर, कि अब जब आप स्लैब को कॉलम के ऊपर डायरेक्टली कास्ट करोगे, डायरेक्टली प्लेस कर दोगे विदाउट बीम, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि पंचिंग फेलियर हो जाए। मतलब स्लैब और कॉलम जो है वो जहाँ पे टच हैं वहाँ पे स्लैब अंदर चले आया, कॉलम बाहर निकल आए, पंचिंग फेलियर जिसे बोलते हैं। तो फिर पंचिंग फेलियर ना हो उसके लिए हम इस फ्लैट स्लैब में क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल। ये कैसे करते हैं अभी फिगर से आपको बताता हूँ, लेकिन हम ड्रॉप पैनल या कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं तो पंचिंग फेलियर होने के चांस कम हो जाते हैं स्लैब के। ठीक है, अब फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्लैट स्लैब डिफर्स फ्रॉम द फ्लैट प्लेट। किस तरह से डिफर करती है, इन दैट दे हैव आइदर ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल इन द रीजन ऑफ द कॉलम, कि कॉलम के ऊपर हम कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल प्रोवाइड करते हैं, किसमें, फ्लैट स्लैब में, लेकिन फ्लैट प्लेट्स में हम ये ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, और यही डिफरेंस है इस फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट के बीच में। ठीक, बीम कॉलम सिस्टम की जगह फ्लैट स्लैब क्यों प्रोवाइड करते हैं उसके कुछ रीजंस को और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, मैंने लिखा कि रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग फ्लैट स्लैब, कि हम फ्लैट स्लैब क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो है इकोनॉमिकल रीज़न होता है, क्या कि इकोनॉमिकल व्हेन कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ लैंड इज़ वेरी हाई एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। जनरली सिटीज़ में हाइट ऑफ बिल्डिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, मतलब जब हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मिले 2 स्लैब्स के बीच में, तो बीम की डेप्थ जो है वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और
अगर बीम नहीं प्रोवाइड करें तो हम एक फ्लैट स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सेकंड देखिए, मैंने आप लिखा फॉर बेटर लाइट डिस्पर्शन, क्योंकि देखिए बीम की डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट कम आएगी। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी ट्यूबलाइट है, बल्ब अगर आप लगाएंगे तो फिर उसका जो लाइट डिस्पर्शन है वो उतना कम हो जाएगा जितनी बीम की डेप्थ होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको लाइट का एक प्रॉपर मिल पाती है, मतलब बेटर डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो पाता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि बेटर एस्थेटिक, दिखने में भी अच्छा लगता है, इस कारण से भी हम ये फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जहाँ पे हेडरूम अवेलेबल जो है वो कम हो। हेडरूम अवेलेबल कम होने का मतलब है कि जहाँ पे हम ज़्यादा हाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते, दो स्लैब्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, जैसे कि बेसमेंट होता है, पार्किंग रीज़न जो होता है, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड हाइट होती है, 7.5-8 फीट से ज़्यादा हम बेसमेंट की हाइट नहीं रखते रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर। तो फिर वहाँ पे अगर आप बीम प्रोवाइड कर दोगे, अगर आपने 1.5 फीट 2 फीट का बीम प्रोवाइड कर दिया तो फिर जो हाइट होगी वो तो 5 फीट मैक्सिमम 6 फीट तक बचेगी। तो उस केस में भी हम ये फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि व्हेन हेडरूम अवेलेबल इज़ लिमिटेड लाइक इन द केस ऑफ बेसमेंट, और फॉर लेसर स्टोरी हाइट, कि अगर आपको बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हम 11 फीट 12 फीट या प्रोवाइड नहीं कर पाते दो स्लैब्स के बीच की डिस्टेंस, या 10 फीट भी नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो हम 9 फीट की प्रोवाइड कर दें और फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर दें तो भी हमारा काम हो जाता है, ठीक। तो मतलब बेसिकली हाइट अगर रेस्ट्रिक्शन है तो हम ये फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमें जो है वो ईजीनेस हो जाती है डक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर इजी इन प्रोवाइडिंग एसी डक्ट, फायर फाइटिंग डक्ट, और जो इलेक्ट्रिक डक्ट्स होती हैं उनको भी हम आसानी से प्रोवाइड कर पाते हैं अगर आपने फ्लैट स्लैब प्रोवाइड की है तो, ठीक है। अब फ्लैट स्लैब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लैट स्लैब, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा कि मिनिमम थिकनेस इज़ 125 मिलीमीटर, कि जो फ्लैट स्लैब है उसकी थिकनेस 125 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा भी था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हम 2 वे स्लैब सिस्टम से थिकनेस कैलकुलेट करते हैं वो थिकनेस कम आती है और फ्लैट स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा, और वो मिनिमम 125 मिलीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा कि क्रिटिकल फेलियर इज़ पंचिंग शेयर एंड 2 वे शेयर, कि इस फ्लैट स्लैब में जो फेलियर के मोड्स होते हैं वो पंचिंग फेलियर होता है या 2 वे शेयर होता है। अब ये 1 वे शेयर 2 वे शेयर क्या होता है इसको हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो इतना याद रखिए कि फ्लैट स्लैब के केस में पंचिंग फेलियर या 2 वे शेयर जो है ये क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। अब मैंने आगे भी लिखा कि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने तो ये बोला कि ठीक है पंचिंग फेलियर और 2 वे शेयर जो है वो क्रिटिकल फेलियर होंगे, ठीक है, उनके कारण ही ये फ्लैट स्लैब जो है वो फेल होती है। लेकिन वो कहाँ से फेल होगी, वो सेक्शन कौन से होंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शेयर इज एट ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम या कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ये स्लैब बनाई, ये एक फ्लैट स्लैब है, इसमें बीम नहीं है, डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट कर रही है ये स्लैब। तो देखिए ये मैंने फ्लैट स्लैब लिखा, ये कॉलम लिखा, और यहाँ पे ये मान लीजिए इस तरह का कुछ कॉलम कैपिटल नहीं है लेकिन स्लैब के अंदर मैंने ये पोर्शन बना दिया, तो इसमें सबसे क्रिटिकल सेक्शन जो होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, मतलब कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहाँ से फेल होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो 2 वे में फेल हो रहा हो या पंचिंग शेयर में फेल हो रहा हो, ठीक। मतलब यहाँ से स्लैब फेल हो सकती है जब फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अगर आपने कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर रखा है तो किस तरह से फेल होगा, उसके लिए भी ये ध्यान रखिएगा कि ये ड्रॉप पैनल है, ये कॉलम कैपिटल है। तो
ड्रॉप पैनल या कॉलम कैपिटल से D/2 डिस्टेंस पे सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि ये क्रिटिकल सेक्शन है और ये डिस्टेंस जो है वो D/2 है। ये देखिए यहाँ पे भी D/2 लिखा मैंने, यहाँ पे भी D/2। ये फ्लैट स्लैब है, ये ड्रॉप पैनल है, ये कॉलम कैपिटल है और इसे हमने कॉलम बोला। ठीक है, मतलब कि फ्लैट स्लैब किस तरह से फेल होती है हमने उसकी भी बात की, क्यों प्रोवाइड करते हैं मैंने उसकी भी बात की। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के सेकंड पार्ट में हम कोडल प्रोविजन ऑफ स्लैब क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होगा उसकी बात करेंगे और शेयर के लिए क्या प्रोविज़न होते हैं स्लैब के केस में उनको डिस्कस करेंगे और लोडिंग किस तरह की होती है स्लैब के लिए, मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम लाइव लोड क्या लेते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में क्या लेते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में क्या लेते हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।